पॉलिसी, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो उस पर हम रोशनी डाल लेते हैं। अब आपको शायद इतना तो बेसिक पता ही होगा कि बिफोर गोइंग इनटू द टॉपिक टर्म्ड एज इंडियाज न्यूक्लियर पॉलिसी, उससे पहले बेसिक लेवल पर आपको ये बात मालूम है कि आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, या हम कह सकते हैं इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, यानी कि ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट न्यूक्लियर अटैक इन द ह्यूमन हिस्ट्री was being inculcated by America on Japan 1945 में हिरोशिमा और नागासाकी पर हुआ था। ठीक है, ये आप जानते हैं। उसके बाद से ही आई थिंक उसके कैटास्ट्रोफिक इवेंट्स इतने ज्यादा हुए और उसके कैटास्ट्रोफिक इफेक्ट्स इतने ज्यादा देखने को मिले कि दुनिया डर गई। दुनिया डरी भी, और साथ में यूएसए को देखा देख सारे देश, एवरी कंट्री ट्राइड टू बी द न्यूक्लियर नेशन, बिकॉज सबको उस न्यूक्लियर इफेक्ट के जो परिणाम हुए थे जापान में, उसको देखकर उनके भविष्य की चिंता सताने लग गई कि अगर हम पर कभी कोई देश इस तरह का कर गया तो हमारा आफ्टर फ्यूचर क्या होगा। जापान को संभलने में इतना टाइम लगा है तो हमारी तो कुछ बिसात ही नहीं। तो एवरी कंट्री ट्राइड बाय वन प्लेस और द अनदर प्लेस टू बी अ न्यूक्लियर नेशन। इंडिया वाज आल्सो अमंग इट। अब बात आती है कि इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी रही क्या। बाकी सारे नेशंस पर तो हम अभी डिस्कस करेंगे नहीं। We will be straight away discussing about our own country in which we live upon, and that country is India. तो इंडिया के बारे में बात कर लेते हैं। इंडिया की न्यूक्लियर पॉलिसी क्या रही है, कब से इंडिया के न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट हुए, कब उसका कौन सा इवेंट हुआ, एंड ड्यू टू व्हाट इवेंट व्हाट रिजल्ट इंडिया ऑब्टेन्ड ऑफ इट। सबसे पहले आते हैं, जैसे कि हर चीज की मैंने कहा आपको लेगेसी होती है, तो भारत की न्यूक्लियर नीति की भी एक लेगेसी। पॉइंट ए, लेगेसी एंड डेवलपमेंट एनालिसिस। हम देखेंगे कैसे न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया की कंसीव हुई, कैसे इस्टेब्लिश हुई और कैसे आगे डेवलप हुई, मूव हुई। लेट्स सी। फर्स्ट पॉइंट, मई 1974। सबसे पहले बात हम करते हैं मई 1974 की। द फर्स्ट न्यूक्लियर एक्सप्लोजन अंडरटेकन बाय इंडिया। ये बुक्स बोलती हैं, लेकिन अगर वर्ल्ड हिस्ट्री में हम आए तो इसको न्यूक्लियर एक्सप्लोजन माना नहीं जाता। बट if the book is saying, then we have to count it. तो अकॉर्डिंगली मैं आपसे कहूं कि मई 1974 वो पहला साल था भारत के परिदृष्टि से या भारत के इतिहास के दृष्टिकोण से जब इंडिया ने पहली बार कोई न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था। एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया वाज श्रीमती इंदिरा गांधी। सेकंड पॉइंट, नोट, late 1940s, the nuclear program was initiated under the guidance of Homi J. Bhabha, as Nehru always had a faith in science and technology for rapidly building a modern India. आपको अच्छी तरह पता है इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस इन 1947, और आपको ये भी मालूम है कि जवाहरलाल नेहरू बिकेम द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो ऑब्वियसली नेहरू जी की दृष्टिकोण से हम बात करें तो जवाहरलाल नेहरू के बारे में ये कहा जाता है कि उनको साइंस में बहुत बिलीव था और टेक्नोलॉजी में भी उनको बहुत बिलीव था। Therefore, on the basis of science and technology, he was in a great favor to develop India. यानी कि साइंस और टेक्नोलॉजी के बेसिस पर वो एक मॉडर्न इंडिया बिल्ड करना चाहते थे। इसीलिए इंडिपेंडेंस जैसे ही देश को मिली, इंडिपेंडेंस मिलते ही कुछ ही टाइम के अंदर अंदर उन्होंने उस वक्त के भारत के बेहतरीन वैज्ञानिक, वन ऑफ द बेस्ट साइंटिस्ट इंडिया हैड इन दिस सेंचुरी, होमी जे भाभा, उनको बुलाया और उनको बुलाकर बोला कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कीजिए इंडिया में। जो फैसिलिटेशंस चाहिए, जो प्रोग्राम आपको बनाना है, जो रिसोर्सेज आपको चाहिए, आई विल बी गिविंग इट टू यू। ऐसा बुक कह रही है। Because Nehru always had a faith in science and technology, therefore because he was willing to develop India on a very rapid basis. He was willing to build a modern India on a very rapid basis. That's why
उनको साइंस और टेक्नोलॉजी को डेवलप करने का मूड था और इसीलिए उन्होंने जिम्मेदारी होमी जे भाभा को दी। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, फैक्ट चेक। कमिंग ऑन टू फैक्ट चेक। फैक्ट चेक क्या कहता है भाई, ये बात कितनी सही थी कितनी गलत थी ये देखते हैं। आपने होमी जे भाभा को जिम्मेदारी दी कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम शुरू कीजिए। अब देखते हैं नेहरू साहब ने जो होमी जे भाभा को जिम्मेदारी दी ये कितनी सही थी या कितनी गलत। फर्स्ट पॉइंट, इंडिया वांटेड टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी फॉर पीसफुल पर्पसेस। भाई सवाल ये आता है, जैसे आप कहते हैं ना कि भाई बात तो बता दी है, 100 बात की एक बात बताइए, क्यों था, क्या था, कैसे था, क्यों किया आपने। फर्स्ट वॉज कि भारत जो है, जब से इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी, आपको अच्छी तरह पता है, इंडिया वॉज प्रो विलिंग फॉर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट, नॉट विलिंग टू पार्टिसिपेट एनी ऑफ द कैंप्स, ये आपको मालूम। सो कॉल्ड इंडिया पूरे वर्ल्ड में पीस को इंटरप्रेट करना चाहता था, प्रोपेगेट करना चाहता था। परपेचुअर ऑफ वायलेंस को वो इग्नोर करता था। दैट्स व्हाई इंडिया को पीसफुल पर्पसेस को मेंटेन करने के लिए एटॉमिक एनर्जी का जनरेशन जरूरी था। आप कहोगे सर पीस से एटॉमिक एनर्जी के जनरेशन का क्या लेने देना, एटॉमिक एनर्जी के जनरेशन से तो बॉम्ब बनाने वाली बात आ जाती है, और बॉम्ब से पीस कैसे हो सकता है। तो देखते हैं, नॉट फॉर द न्यूक्लियर वेपन्स एज नेहरू वाज अगेंस्ट इट, प्लीडेड विद द सुपर पावर्स फॉर द एप्लीकेशन ऑफ न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी। अब मैं आपको एक बात बताऊं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज सिर्फ बॉम्ब बनाने में या न्यूक्लियर वेपन्स ही बनाने में नहीं होता है, उसके उसका यूज और बहुत सारी चीजों में होता है भाई। केमिकल पर्पजेज हैं, इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन है, और भी कई है। तो आई थिंक जवाहरलाल नेहरू बॉम्ब्स बनाने के खिलाफ थे, न्यूक्लियर वेपन्स के खिलाफ थे। तो ऑब्वियसली एटॉमिक एनर्जी अगर हमारे देश में वो जनरेट कराना चाह रहे हैं तो भाई सीधी सी बात है, न्यूक्लियर वेपन्स तो वो बनवाएंगे नहीं, ठीक है ना। तो बस वो चाहते थे कि देश के अंदर डेवलपमेंट में न्यूक्लियर एनर्जी काम आए, बिकॉज न्यूक्लियर एनर्जी इज द वन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट सोर्स ऑफ एनर्जी, जिससे बहुत सारे काम बहुत तेजी से हो सकते हैं और बहुत बड़े लेवल पर, मैसिव लेवल पर हो सकते हैं। दैट्स व्हाई ही वाज विलिंग टू जनरेट एटॉमिक एनर्जी इन इंडिया फॉर पीसफुल पर्पसेस, जिसकी जिम्मेदारी उन्होंने किसको दी थी, जहांगीर बाबा जी को। इवन वो इतना न्यूक्लियर वेपन्स के प्रोडक्शन के खिलाफ थे कि वो सुपर पावर्स को उन्होंने रिटन में एप्लीकेशन लिख के उसमें रिक्वेस्ट भी की थी, और उसमें हाथ भी जोड़ के ये लिखा था कि आप बड़े देश हैं इस दुनिया के, आप सुपर पावर्स हैं इस दुनिया की, आप कोई ऐसी पॉलिसी लेकर आइए जिससे कि इस दुनिया में कोई देश न्यूक्लियर वेपन्स बना ही ना पाए। यानी कि ये नेहरू साहब ने गाइड किया था यूएसए को, रशिया को, कि आप न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी को लेकर आइए। वो लेकर तो आ गए, लेकिन उन्होंने वन ऑफ द मोस्ट इंडिया पर ही अप्लाई करनी चाहिए, और तो बाद में अप्लाई किया उन्होंने। तो नेहरू जी का ये दिव्य ज्ञान जो था वो यूएसए और रशिया ने लिया, और उन्होंने कमजोरी में लिया। यूएसए ने तो स्पेशली कमजोरी में लिया, उन्होंने ये सोच के लिया कि जो मुल्क ये कह रहा है कि हम वेपन्स ही बनाना नहीं चाहते हैं, तो आई थिंक बड़ी अच्छी बात है, इसकी तो मार्केट, इसकी तो रिसोर्सेज हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो एज अ रिजल्ट, ऑन द रिक्वेस्ट एंड ऑन द प्लीडिंग ऑफ जवाहरलाल नेहरू, सुपर पावर्स को उन्होंने जो एप्लीकेशन लिखी थी कि न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी लेकर आइए। देखते हैं आगे क्या हुआ। अक्टूबर 1964, द कम्युनिस्ट चाइना कंडक्टेड न्यूक्लियर टेस्ट। 1962 में चाइना ने भारत को हराया, और जस्ट 2 साल बाद जवाहरलाल नेहरू साहब की जिस साल डेथ हुई है, उसी साल कम्युनिस्ट चाइना, मतलब चाइना में कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, उसने पहले न्यूक्लियर टेस्ट परफॉर्म किए अपने खुद के। अंडरस्टूड, समझ गए होंगे आप। यानी कि चाइना का पहला न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में चाइना ने कर लिया था। अब देखिए आगे, 1968, the above alarmed and therefore leaded the 5 nuclear weapon powers US, USSR, UK, France, China with Taiwan then। अब ध्यान रखिए, जब चाइना ने 1964 में न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए, तो 1968 तक आते आते जितने भी न्यूक्लियर वेपन पावर्स थे वो सारे अलार्म हो गए। जो चाइना से पहले न्यूक्लियर पावर्स थे, लाइक यूएस था, लाइक यूएसएसआर था, लाइक यूके था, लाइक फ्रांस था, उन सबको आप कह सकते हैं कि बहुत ज्यादा दे गॉट अलर्ट, बहुत ज्यादा विजिलेंट हो गए कि ये क्या हो गया, एक कम्युनिस्ट पावर न्यूक्लियर पावर कैसे बन गई। और चाइना ने जब ये टेस्ट कर लिए, तो चाइना उस टाइम ताइवान के साथ अपने आप को काउंट करता था, आज तो ताइवान अलग माना जाता है, और ताइवान अपने आप को चाइना से जोड़ना ही नहीं चाहता।
At that point of time, China was used to be counted with Taiwan. तो चाइना विद ताइवान और इंक्लूड हो गए इस न्यूक्लियर टेस्ट में। तो आई थिंक 5 न्यूक्लियर पावर्स बन चुके थे इस वर्ल्ड में उस वक्त, हु वर आल्सो 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। अब समझ रहे हैं आप, यही पांचों तो क्या बने, न्यूक्लियर पावर्स बने, और यही पांचों यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी परमानेंट मेंबर। Right to impose the nuclear non-proliferation treaty जो है एक डिसआर्मामेंट पॉलिसी लेकर लाई है, या न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पॉलिसी लाइए और इम्प्लीमेंट कराइए। तो उस बात को बिल्कुल यूके ने रेस्पेक्ट की, यूएस ने भी रेस्पेक्ट की। कैसे की? चाइना ने तो टेस्ट कर लिया था, एंड ऑल दीज 5 नेशंस हु वर द परमानेंट मेंबर्स ऑफ यूएनएससी, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ द यूएन, ये एक तो परमानेंट मेंबर थे। यूएन के अंदर जो होता था इन पांचों की मर्जी से होता था, और पांचों न्यूक्लियर पावर भी बन चुके थे। अब इनका काम था कि अब किसी को न्यूक्लियर पावर नहीं बनने देना है, तो एज अ रिजल्ट इन्होंने एक नई ट्रीटी निकाल दी, जिस ट्रीटी का नाम था न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, यानी कि एनपीटी। और इस एनपीटी के ऊपर वर्ल्ड के सभी देशों को साइन कराने के लिए इन देशों ने मजबूर करना स्टार्ट कर दिया। Next point, but India considered the NPT always as a discriminatory policy and had refused to sign it. लेकिन इंडिया ने उस पॉलिसी पर साइन करने से मना कर दिया, ये कहते हुए कि ये पॉलिसी आपकी डिस्क्रिमिनेटरी है, भेदभाव करती है आपकी ये पॉलिसी। अगर आपकी ये पॉलिसी डिस्क्रिमिनेटरी नहीं है तो पहले आप इस पर साइन कीजिए, हम भी साथ में साइन कर देंगे। लेकिन आपने खुद तो अपने आप को न्यूक्लियर नेशन बना लिया है, और आप बाद में पूरी दुनिया से इस पर साइन कराते फिर रहे हैं। तो आई थिंक इट विल नॉट बी काउंटेड एज अ फ्री एंड फेयर पॉलिसी, जो कि न्यूक्लियर पॉलिसी होनी चाहिए थी। देयरफॉर वी आर अगेंस्ट इट एंड वी विल नॉट साइन इट, वी आर रिफ्यूजिंग टू साइन इट। अब आप कहोगे सर सिर्फ बोला, साइन करने से मना किया, या कुछ और किया भी इंडिया ने? देख लेते हैं, फैक्ट चेक। व्हेन इंडिया कंडक्ट its nuclear test was termed a peace explosion, for which India argued that it was committed to the policy of using nuclear power only for peaceful purposes. अब आप समझ सकते हैं, from the time of independence of India, USA and UK were completely against, politically against India. Only USSR was in favor, ठीक है? फ्रांस भी उस वक्त साथ नहीं था, चाइना की तो बात ही छोड़ दो, ठीक है? और जैसे 1962 का वॉर हुआ, उसके बाद तो ये सारे ही नेशंस इंडिया को एक तरीके से आप कह सकते हैं that India was a piece of flesh for all these vulture nations. तो ऑब्वियसली जब इंडिया ने एनपीटी पर साइन करने से मना किया तो सभी देशों को इसलिए बुरा लगा कि जब इंडिया इस पे साइन नहीं कर रहा है तो वर्ल्ड के काफी नेशन जो है इंडिया की कैटेगरी में आके खड़े हो सकते हैं, एंड दे कैन स्ट्रेट अवे से दैट वी विल आल्सो बी नॉट साइनिंग ऑन दिस ट्रीटी, ठीक है? उसके बाद इतना हुआ था, इंडिया ने इस ट्रीटी पर साइन करने से मना किया और 1-2 साल के अंदर अंदर अपना पहला न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट भी कर दिया। उसके बाद इंडिया को बहुत ज्यादा एक्सप्लेनेशंस देने पड़े उस न्यूक्लियर टेस्ट के लिए पूरे वर्ल्ड को, जिसमें कि इंडिया ने ये साफ कहा था, और न्यूक्लियर टेस्ट के परफॉर्मेंस से पहले भी इंडिया ने कहा था, आफ्टर द न्यूक्लियर एक्सप्लोजन आल्सो हैज सेड क्या कहा कि भाई हम लोग जो तो इसलिए कर रहे हैं बिकॉज वी वांट आवर कंट्री टू बी सफिशिएंटली प्रोड्यूसिंग एटॉमिक एनर्जी सो एज टू क्रिएट मैनी रिसोर्सेज इन आवर कंट्री फॉर पीसफुल पर्पसेस। यानी कि हम अपने देश में न्यूक्लियर एक्सप्लोजन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अपनी न्यूक्लियर पॉलिसी ऐसी बनानी है जहां पर हम न्यूक्लियर पावर सिर्फ पीसफुल पर्पसेस में यूज करें विद इन द नेशन टू डेवलप द नेशन। हम किसी पर बम गिराने के लिए न्यूक्लियर पावर को यूज करके कोई वेपन नहीं बनाना चाहते। फिर भी दुनिया नहीं मानी, लेकिन इंडिया को फिर भी एक्सप्लेनेशन तो देने ही पड़े। थोड़ा सा फैक्टर एनालिसिस क्या है? The above nuclear test was performed in a very difficult period of domestic politics. ये जो न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने किया था उस वक्त भारत अपने अंदरूनी यानी कि इंटरनल क्राइसिस से गुजर रहा था। आप कहोगे किस तरह की क्राइसिस? पॉलिटिकल क्राइसिस से गुजर रहा था। क्यों? क्योंकि भारत की अंदरूनी राजनीति में यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स, जिसको डोमेस्टिक पॉलिटिक्स बोलते हैं, उस डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का बहुत ही खराब टाइम था, बहुत ही खराब टाइम था जब ये न्यूक्लियर टेस्ट इंडिया ने परफॉर्म किया, क्योंकि इंदिरा गांधी जी के टाइम पे किया था,
उसी वक्त इमरजेंसी की कंडीशंस क्रिएट हो रही थी हमारे देश में, और पॉलिटिकल एक तरीके से क्राइसिस में थी कंट्री, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पॉलिटिकल पार्टीज वर अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ इंदिरा गांधी रूलिंग आउट द कंट्री, एंड इसीलिए पॉलिटिकली एक तरीके से अगेंस्ट द गवर्नमेंट की एक वेव चल रही थी हमारे देश में, और उसी वक्त आपने न्यूक्लियर टेस्ट कर दिया। तो आप समझ सकते हैं डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का क्या हाल है। अलॉन्ग विद आपके देश के अंदर डोमेस्टिक पॉलिटिक्स का जो है बहुत डिफिकल्ट पीरियड बताया जा रहा है न्यूक्लियर टेस्ट के टाइम का, इसके कारण, इसके रीजंस क्या थे, तो इसके रीजंस भी हम चेक इन कर लेते हैं क्या थे। फर्स्ट वाज द अरब इजराइल वॉर 1973। अब आप कहोगे इसका लेना देना क्या था, देखते हैं क्या था। अरब और इजराइल की लड़ाई 1973 में हुई, और 1974 के आसपास इंडिया ने पहला न्यूक्लियर टेस्ट किया। तो सवाल यह है, इंडिया के इस न्यूक्लियर टेस्ट प्लस इंडिया की डोमेस्टिक पॉलिटिक्स की इंटरनल क्राइसिस से अरब इजराइल वॉर का क्या लेना देना, देख रहे थे। द मैसिव हाइक क्रिएटेड इन द ऑयल प्राइसेस बाय द अरब नेशंस, लीडिंग द एंटायर वर्ल्ड टू फेस द ऑयल शॉक ड्यू टू दिस। भाई अरब और इजराइल के बीच में अच्छा खासा युद्ध हुआ, जिसके बाद ऑब्वियसली आप अच्छी तरह समझते हैं कि एक वॉर लड़ने का मतलब ये तो होता नहीं कि क्लासरूम के अंदर दो स्टूडेंट्स आपस में लड़ दिए, वो वॉर तो होता नहीं। तो आई थिंक यू मस्ट बी कंप्लीटली अवेयर ऑफ इट कि एक वॉर में कितना खर्चा आता है, कितनी रिसोर्सेज हमारी खत्म होती है। तो अरब इजराइल वॉर के अंदर भी सऊदी अरब की काफी रिसोर्सेज उसमें इन्वेस्ट हुई, और उन्हीं रिसोर्सेज के इन्वेस्टमेंट के बाद उस वॉर के नुकसान से बचने के लिए सऊदी अरब ने तेल की कीमतों में दिन दुगनी रात चौगनी इंक्रीमेंट करना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से पूरा वर्ल्ड ऑयल के शौक में आ गया कि भैया ये तेल के रेट कहाँ जा रहे हैं, इतना महंगा तेल अगर हो गया तो तेल लेंगे कैसे, क्योंकि अरब को अपनी जो है क्या निकालनी थी, खपत निकालनी थी जो उसकी वॉर में हुई थी, और वो तो वो ऑयल से निकाल सकता था, बिकॉज ऑयल ही अरब प्रोड्यूस करता था। सेकंड पॉइंट, लेड टू एन इकोनॉमिक टर्मोइल इन इंडिया व्हिच हैज रिजल्टेड इन हाई इन्फ्लेशन। इससे इंडिया में क्या फर्क पड़ा, उससे इंडिया में ये फर्क पड़ा कि ऑलरेडी इंडिया 3 वॉर झेल चुका था, 62, 65, 71। उसके बाद जस्ट 2 साल के अंदर अंदर ये हो जाता है, और उसके बाद तेल की कीमतें दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ जाती हैं। उसके साथ अगेंस्ट द गवर्नमेंट वेव चल रही है देश में, तो आप समझ सकते हैं स्टॉक एक्सचेंज का क्या हाल होगा, जिसकी वजह से देश में एक तरीके से इकोनॉमिक टर्मोइल की सिचुएशन, जिसकी वजह से महंगाई पहले तो बढ़ी हुई थी ही, जैसे ही ये काम हुआ और ये तेल के प्राइसेस बढ़े, तो आप समझ सकते हैं डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ेंगे तो हर चीज महंगी हो जाती है, और महंगाई भी आसमान को छूने लगी, जिसकी वजह से कंडीशन और ज्यादा खराब हो गई। अब कंडीशन इतनी ज्यादा खराब हो गई कि उसके बाद जगह जगह कई ग्रुप्स ने एजिटेशंस करने शुरू कर दिए। एजिटेशंस मतलब विरोध, रैलियां, प्रोटेस्टेशन, अंडरस्टूड, डेमोन्स्ट्रेशन, ये करना स्टार्ट कर दिया। आप कहोगे उदाहरण दो सर एक आध बड़े लेवल के एजुटेशन का, जैसे उदाहरण लो, पहली बार देश में रेलवे स्ट्राइक हुई, पहली बार देश में रेलवे कर्मचारियों ने या रेलवे वर्कर्स ने स्ट्राइक की थी, वो तब की थी 74 में, जब इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन इतना ज्यादा हो चुका था कि खाने के भी वांदे हो गए थे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, फर्स्ट टाइम इन आवर नेशन रेलवे स्ट्राइक वाज कंडक्टेड, और वो नेशन वाइड थी। ऑब्वियसली रेलवे तो नेशन वाइड ही होगी, पूरा देश रेलवे स्ट्राइक पे चला गया था, एक भी ट्रेन नहीं चली थी 10 से 14 दिन। उसके बाद अब कोरोना में ऐसा हुआ है कि ट्रेन बंद हुई है। नेक्स्ट, कमिंग ऑन टू कंक्लूजन, लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, यानी कि पूरे चैप्टर को पढ़ने के बाद हम कंक्लूजन निकालें इस चैप्टर का, तो क्या निकल के आता है। फर्स्ट, 1962 से 71 का जो पीरियड है उस पर हम बात कर लेते हैं, जो मैं ऑलरेडी आपको बताता रहा हूं जब से चाइनीज इन्वेजन पढ़ी है हमने, मगर फिर भी कंक्लूजन तो करनी है कि ये 62 से 71 तक के जो नियर बाय 10 साल थे, इन 10 सालों की बात करते हैं, क्या क्या हुआ इन 10 सालों में। पहला पॉइंट, इंडिया फेस्ड 3 वॉर्स, भारत ने 3 बड़े युद्ध झेले। सेकंड पॉइंट, डिफरेंट पार्टीज केम टू पावर फ्रॉम टाइम टू टाइम, इन्हीं 10 सालों में 3 युद्ध भारत ने झेले, और इन्हीं 10 सालों के अंदर राजनीति में यानी कि पॉलिटिक्स में जो है उठा पटक भी इतनी हो गई जितनी 40 साल में नहीं होती। आप कहोगे क्यों, क्योंकि इन 10 सालों में एक पार्टी की सरकार आई तो दूसरी पार्टी की गई, दूसरी पार्टी की गई तो तीसरी पार्टी की आ गई। इस तरीके से इन 10 सालों में सरकार का तख्ता पलट भी 4 से 5 बार हुआ। अंडरस्टूड। थर्ड पॉइंट,
which leaded the foreign policy of India to play a very limited role in party politics of the country. Obviously यार जब 10 साल तक सरकारें ही बदलती रहेंगी तो भारत की फॉरेन पॉलिसी क्या बनेगी भाई? उसमें भी आप 3 युद्ध झेल चुके हो। तो इसीलिए इस पार्टी पॉलिटिक्स के चक्कर में 10 साल जो है हमारे देश में जो है कुर्सी पर बैठा हुआ आदमी बदलता रहा और वो इतनी तेजी से बदलता रहा कि भारत की फॉरेन पॉलिसी कुछ ढंग से बन ही नहीं पाई, तो काम तो क्या कर पाती। नेक्स्ट पॉइंट नोट पे आते हैं। As Indian politics is generally marked by a broad agreement among the parties mainly on the 3 factors related as. चैप्टर खत्म हो चुका है, लास्ट में एक नोट पढ़ रहे हैं। हम अच्छी तरह जानते हैं कि भारत की जो राजनीति है वो एक बहुत ही लंबे चौड़े एग्रीमेंट पर चलती है। आप कहोगे कौन करते हैं एग्रीमेंट? यानी कि भारत की जो पॉलिटिक्स है, इंडियन पॉलिटिक्स जो है, वो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उन पॉलिटिकल पार्टीज के एक तरीके से अनकहे एग्रीमेंट पे चलती है, अनसेड एग्रीमेंट पे चलती है, जो 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फिर चाहे वो पार्टी गवर्नमेंट में हो, फिर चाहे वो पार्टी गवर्नमेंट के खिलाफ अपोजिशन में बैठी हो, लेकिन वो अपोजिशन प्लस पॉलिटिकल पार्टीज इन गवर्नमेंट प्लस पॉलिटिकल पार्टीज इन अपोजिशन, ये सारे मिलकर कुछ फैक्टर्स पर एग्री होते हैं, तभी देश चल पाता है। समझ रहे हो? तो वो 3 फैक्टर क्या है? पहला, नेशनल इंटीग्रेशन, कि भाई राष्ट्र का कोई मुद्दा होगा, देश की सिक्योरिटी पर कोई मुद्दा होगा, देश की संप्रभुता पर कोई मुद्दा होगा, देश की आर्मी से जुड़ा हुआ कोई मुद्दा होगा, या देश के बॉर्डर इश्यूज पर कोई मुद्दा होगा, तो अपोजिशन गवर्नमेंट की बुराई नहीं करेगा, हर पॉलिटिकल पार्टी साथ खड़ी होगी। अब आप आज देख सकते हैं आज क्या हो रहा है, आप देख लीजिए ये फैक्टर कितना काम कर रहा है। राहुल गांधी जी हर दिन ट्वीट कर देते हैं मोदी जी के खिलाफ, ठीक है? तो नाउ यू कैन डिसाइड दैट ये नेशनल इंटीग्रेशन वाला पॉइंट आज कितना रेलेवेंट है। सेकंड पॉइंट, द प्रोटेक्शन ऑफ इंटरनेशनल बाउंड्रीज। साथ में अगर अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर इशू होगा, जैसे चाइना फिलहाल जो हरकत कर रहा है, अंडरस्टूड, इस तरह की कोई हरकत अगर हम देश के साथ कोई देश करने की कोशिश करेगा तो सारी पॉलिटिकल पार्टीज उसमें भी बिना एक दूसरे को कुछ गलत कहे साथ होंगी। अंडरस्टूड, ये दूसरा अगली पॉइंट होता, वो भी आप देख लीजिए आपके देश के अंदर कितना हो रहा है फिलहाल, ठीक है? थर्ड पॉइंट, द इश्यूज रिलेटेड टू नेशनल इंटरेस्ट, और ऐसे इश्यूज जहां पर देश का भला जुड़ा हो, जहां पर नेशनल इंटरेस्ट जुड़ा हो, वहां भी पॉलिटिकल पार्टीज एक दूसरे की टांग नहीं खींचेंगी, लेग पुलिंग नहीं करेंगी। ये 3 इश्यूज ऐसे होते हैं जिन 3 इश्यूज पर इंडियन पॉलिटिक्स के हिसाब से इंडिया की सभी पॉलिटिकल पार्टीज ब्रॉडली एक एग्रीमेंट में होती हैं कि इन 3 इश्यूज को छोड़कर हम हर चीज पर आपके खिलाफ पॉइंट्स लेकर आएंगे, लेकिन इन 3 इश्यूज पर हम आपकी खिलाफत नहीं करेंगे, बिकॉज यहाँ पर पूरा देश एक साथ खड़ा होना चाहिए इन तीनों इश्यूज पर। अब आज ये तीनों इश्यूज कितने रेलेवेंट हैं इन 2020, you can check it upon and you can verify your doubt own. All the students are requested to come onto the screen after